हेलो ऑफिसर्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप कि आप सभी बढ़िया होगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। गाइस, हमने अभी लास्ट 2 वीडियोस में हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करी है। ठीक है, आज का हमारा ये इस वीडियो सुप्रीम कोर्ट के बारे में लास्ट वीडियो रहने वाला है और इसमें हम हर एक चीज़ के बारे में कवर अप करने वाले हैं। स्पेशली हम इसमें बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के बारे में, उनकी पावर्स के बारे में कि क्या क्या अधिकार हैं हमारे। जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या किन किन चीज़ों को लेकर डील करती है। ठीक है, जब भी आपको सज़ा सुनाई जाती है तो कैसे हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, हर एक चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, ठीक है, और अगर वो कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर वो बेस्ट एंड क्वालिटी कंटेंट चाहते हैं तो वो इस चैनल को एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने आपको हर एक वीडियो में एक बात हमेशा बताई कि सुप्रीम कोर्ट के पास सबसे ज्यादा पावर्स हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पत्थर की लकीर जैसा माना जाता है। ठीक है, इसके आगे किसी का फैसला नहीं चलता है, चाहे वो कोई भी कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो। इवन अपने कॉन्स्टिट्यूशन ने सबसे ज्यादा पावर्स किसको दी हैं? सुप्रीम कोर्ट को दी हैं। सुप्रीम कोर्ट एक कैप्टन अमेरिका के शील्ड की तरह काम करता है। जितनी स्ट्रॉन्ग कैप्टन अमेरिका की शील्ड है, उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट की जो पावर्स हैं वो उतनी ज्यादा पावरफुल, उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, और ये क्या है? सुप्रीम कोर्ट गारंटर है किसकी? हमारे फंडामेंटल राइट्स की। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट देखो हमारे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ कभी भी कुछ भी होता है ना, आपने हमेशा अगर आपने फंडामेंटल राइट्स नहीं देखे, मैंने एक एक राइट को बहुत ज्यादा डीपली पढ़ाया है, आप चेकआउट करना। तो मैंने आपको हमेशा बताया कि जब भी आपके फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग कोई भी बात आएगी ना, तो आपको कहीं भी कोई लोअर कोर्ट, ट्रिब्यूनल कोर्ट या कोई हाई कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, दूसरा क्या है? ये जो अपना सुप्रीम कोर्ट है, ये क्या है? गार्डियन है किसका? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ अगर कोई भी क्वेश्चन रेज होता है कहीं भी, चाहे वो सेंटर में हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट में हो, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन रेज होता है, कोई भी डिस्प्यूट क्रिएट होता है, चाहे सेंटर के बीच हो या स्टेट के बीच हो, ठीक है, अगर गवर्नमेंट बॉडीज में कोई भी क्वेश्चन रेज होता है कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग और अगर जरूरत है किसी भी क्वेश्चन का समाधान एक सर्टिफिकेट के रूप में प्रूव करने का, तो आप सुप्रीम कोर्ट अपील कर सकते हो। अगर इस कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनकी कोई भी डेफिनेशन अवेलेबल नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, कई ऐसे वर्ड्स हैं जो सिर्फ मेंशन्ड है बट उनकी स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है। और अगर आपको कुछ भी जानना है, ठीक है, अगर आपको किसी चीज के बारे में जानना है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, आपको नहीं पता, अगर आपको जानना है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट आपको उस चीज के बारे में बहुत अच्छे से बताएगी। ठीक है, तो ये सब चीजें बहुत बेसिक चीजें, ये सब आपको पता होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट कितनी ज्यादा पावरफुल है। और एक और बात, एक इंटरेस्टिंग बात, कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, जिसने इस कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया, ठीक है, जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसके जो मेंबर थे अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर जो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, उन्होंने खुद से कहा है ये बात। मतलब जो सोचो, भीमराव अंबेडकर के साथ 11 मेंबर्स थे हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी में। ठीक है, उन्होंने ये चीज, उस बंदे ने ये बात खुद से कही कि सुप्रीम कोर्ट सबसे ज्यादा सुप्रीम है। और अगर ऑल ओवर वर्ल्ड के लेवल पे बात करें, अगर दुनिया में चाहे वो ब्रिटेन हो चाहे वो अमेरिका हो, इनकी जो सुप्रीम कोर्ट भी हैं, उसके कंपेयर में अगर हम कंपेयर करते हैं ब्रिटेन और अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के बराबर, तो भी वर्ल्ड लेवल पर हमारे जो इंडिया की सुप्रीम कोर्ट है वो सबसे ज्यादा सुप्रीम एंड पावरफुल है। ठीक है, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर ने खुद से कहा है। और हमारी देखो, और फिर दूसरी बात कि जो कोर्ट होती है ना सुप्रीम कोर्ट, वो फेडरल कोर्ट है। वो फेडरल का मतलब आपको पता हो कि फेडरल कोर्ट का मतलब होता है इंडिपेंडेंट कोर्ट। इसमें कोई भी सरकार छेड़खानी नहीं करेगी। हालांकि सरकार ने बहुत ज्यादा कोशिश करी है, बहुत ज्यादा, मतलब वो हमेशा आज भी वो कोशिश करती रहती है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स करने की, कॉन्स्टिट्यूशन में छेड़छाड़ करने की। ठीक है, बट सुप्रीम कोर्ट अपने, मतलब जो देखो ज्यूडिशरी है ना, वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव से बहुत ज्यादा अलग है। ज्यूडिशरी पे किसी का भी राइट नहीं है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो यानी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर हो, या फिर लेजिस्लेटिव यानी लोकसभा और राज्यसभा हो, इनका किसी का भी हक नहीं है ज्यूडिशरी पे। ज्यूडिशरी टोटली इंडिपेंडेंट है। इसके जज कैसे अपॉइंट होंगे, इसका जज को कैसे निकाला जाएगा, जज की इंपीचमेंट कैसे होगी, हाईकोर्ट के जज कैसे अपॉइंट होंगे, ये सब लोग ये आपस में ही मिलकर तय कर लेते हैं। इसमें पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर की सलाह की जरूरत नहीं होती। हालांकि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट अपॉइंट कैसे करते हैं? चीफ जस्टिस कंसल्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस से। मतलब आप देख रहे हो, प्रेसिडेंट का काम अपॉइंट करने का है, लेकिन कंसल्टेशन ये सब लोग आपस में ही कर लेते हैं। तो ये कहानी है सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट के पास एक्सटेंसिव ज्यूरिसडिक्शन है, इसके पास वास्ट पावर्स हैं। तो बहुत ज्यादा प्रीशियस चीज है, मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है कि यार हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय जो है उसके पास कितनी ज्यादा पावर्स हैं। ठीक है,
तो ये बात रही बेसिक चीजों की। अब हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के बारे में, इसकी पावर्स के बारे में। तो यहां पर आप देख सकते हो काफी सारे ज्यूरिसडिक्शन हैं, जैसे कि ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, रिट ज्यूरिसडिक्शन, अपीलेट, एडवाइजरी, अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू की एक बात है, वो मैं आपको, ये जो टॉपिक आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन और अदर पावर्स। तो ये कुछ ज्यूरिसडिक्शन है जिनके बारे में मैं आपको बहुत ज्यादा आराम से बताऊंगा, एक एक चीज को बताऊंगा, तो आप मतलब एकदम फोकस के साथ इस चीज को देखिएगा। अगर आपके आसपास शोर हो रहा है तो आप प्लीज वहां से दूर हो जाना, ठीक है। तो हम बात करने वाले ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की। ये बात आती है आर्टिकल 131 के तहत। अब ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में क्या होता है, इसमें कहा गया है कि जितने भी, देखो इसमें कहा गया है कि गवर्नमेंट के रिलेटेड, मतलब आइदर स्टेट या सेंटर यानी कि जो गवर्नमेंट है हमारे देश में वो, और कोई भी स्टेट, ठीक है, इन दोनों के बीच अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है, डिस्प्यूट का मतलब होता है कोई भी चीज को लेकर मतभेद क्रिएट होता है, ठीक है, इनके बीच कोई भी बात को लेकर अगर बहस स्टार्ट होती है, अगर वो चीज रिलेटेड है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो इस चीज की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी और सुप्रीम कोर्ट अपना ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन सुनाएंगे। समझो मेरी बात, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में कहा है कि सेंटर और स्टेट या स्टेट वर्सेस स्टेट, इन दोनों के बीच, देखो, बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स, मतलब 2 राज्य या 2 राज्यों से ज्यादा, इन आपस में इन दोनों के बीच कोई भी बहस स्टार्ट होती है, ठीक है। दूसरा, सेंटर और किसी एक स्टेट के बीच या मोर देन 1 स्टेट, यानी कि एक स्टेट से ज्यादा या किसी एक स्टेट के बीच और सेंटर के बीच अगर कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है, या कोई सेंटर और सिर्फ एक स्टेट के बीच डिस्प्यूट क्रिएट होता है। मतलब सिंपल सी बात मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, ज्यादा स्टेट्स हो या कोई एक स्टेट हो या सेंटर हो, अगर इन दोनों के बीच कोई भी डिस्प्यूट क्रिएट होगा, अगर वो केस कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड है, अगर जरूरत पड़ रही है कि सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड वो क्वेश्चन रेज हुआ है और जरूरत है कि कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन किया जाए उस केस के रिगार्डिंग, तो उस चीज की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। और मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं कि देखो, डिस्प्यूट सॉल्व करने की जो पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है, सेंटर और स्टेट के बीच कोई भी डिस्प्यूट क्रिएट होता है और उस डिस्प्यूट यानी उस बहस और उस मतभेद को सॉल्व करने की जो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है वो आर्टिकल 131 देता है, पहली चीज। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट के पास इस ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में ना कि सिर्फ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, इसके साथ के साथ एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन भी है। सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन और एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन दोनों हैं। तीसरी चीज, these disputes can be taken by the Supreme Court only when there is a question on law or fact depending upon the extent of the legal right। इसमें कहा गया है कि ये डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट में तभी ले जाए जाते हैं जब कोई भी जो केस है, जो भी क्वेश्चन है वो रेज हुआ है, किसके रिगार्डिंग, कोई भी क्वेश्चन कानून के खिलाफ, ठीक है, कोई भी लॉ या कोई भी फैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग, कानून के रिगार्डिंग अगर रेज हुआ है, अगर वो डिस्प्यूट होने का कारण कानून है या कोई भी फैक्ट है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के इर्द गिर्द है या कोई लीगल राइट इन्वॉल्व है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। यानी कि जो सेंटर है, स्टेट है, वो केस सुप्रीम कोर्ट जाएगा और सुप्रीम कोर्ट उस केस पर सुनवाई करेगा, ठीक है। लेकिन और अब आप पूछोगे, चलो ये तो मैंने आपको बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट आप कब जा सकते हो और सुप्रीम कोर्ट कब अपना ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन सुनाएगा, ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव। अब आपको मैं ये भी बताऊंगा कि ओरिजिनल और एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन कौन से हैं, ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन कौन से केसेस को लेकर आप नहीं जा सकते, जैसे कि संविधान बनने से पहले अगर कोई भी ट्रीटी साइन हुई थी या कोई भी ऐसा कानून बना था, कोई भी एग्रीमेंट हुआ है, कोई भी एग्रीमेंट अगर सेंटर और स्टेट के बीच हुआ है, ठीक है, कोई भी सगाई हो गया, सनद हो गया, इन चीजों के बीच अगर कोई भी चीज है तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो। लेकिन इसके अलावा आप किस चीज पर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, आप जा सकते हो जब भी क्वेश्चन रेज होगा कानून के खिलाफ, कानून के इर्द गिर्द, ठीक है, ये जो भी सवाल होगा वो किससे रिलेटेड होगा, लॉ या उसके फैक्ट, ठीक है, या कोई लीगल राइट इन्वॉल्व होगा, तो आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे। आप मतलब स्टेट और सेंटर के बीच जो भी डिस्प्यूट होगा तो वो केस सुप्रीम कोर्ट जाएगा, ठीक है। और कोर्ट कैन नॉट टेक अ डिस्प्यूट विच इन्वॉल्व अ प्राइवेट पार्टी। अब यहां पर बताया गया एक और केस जो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता है। सपोज मेरी कोई प्राइवेट कंपनी है, मतलब मैं मान लो अंबानी हूं, ठीक है,
मैं कोई भी काम करना चाह रहा हूं देश के लिए, मैंने क्या किया, उस काम के लिए परमिशन ली, किससे, सेंट्रल गवर्नमेंट से, यानी गवर्नमेंट ने मुझे उस काम के लिए परमिशन दे दी। मैंने कहा कि भाई मुझे एक ब्रिज बनाना है, ठीक है, मैं अंबानी हूं, मेरे पास पैसा है, और मैंने कहा कि मुझे एक ब्रिज बनाना है, और गवर्नमेंट ने उस ब्रिज बनाने की परमिशन मुझे दे दी, ठीक है। लेकिन अब उसी ब्रिज को लेके, पहले तो परमिशन दे दी, लेकिन बाद में कुछ जब वो ब्रिज कंस्ट्रक्शन में आ गया, ठीक है, उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तब उस टाइम क्या हुआ, गवर्नमेंट यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने कोई इशू क्रिएट कर दिया, ठीक है, जो मुझे परमिशन मिली थी उस ब्रिज को क्रिएट करने की, फिर सेंटर ने उस ब्रिज को क्रिएट करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए मना कर दिया। अब मेरा पैसा तो लग गया, तो ये एक डिस्प्यूट क्रिएट हुआ किसके बीच, मेरी प्राइवेट, यानी मैं एक प्राइवेट बंदा हूं इस देश का, मेरी प्राइवेट कंपनी है और वो ब्रिज मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, तो लेकिन मैं प्राइवेट हूं और सेंट्रल गवर्नमेंट ने मुझे परमिशन देती लेकिन बाद में मना कर दिया, तो ये एक डिस्प्यूट क्रिएट हुआ कि गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया। तो वो केस सुप्रीम कोर्ट में नहीं सुना जाएगा, ठीक है, वो केस सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं बात करने वाला हूं एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन और ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या है। एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन का मतलब है नो अदर कोर्ट कैन डिसाइड सच डिस्प्यूट्स। एक्सक्लूसिव मतलब देखो सुप्रीम कोर्ट के पास दोनों ज्यूरिसडिक्शन है, एक्सक्लूसिव एंड ओरिजिनल। एक्सक्लूसिव में मैंने बताया नो अदर कोर्ट कैन डिसाइड सच डिस्प्यूट्स, यानी कि नो अदर कोर्ट्स में कौन कौन सी कोर्ट्स आ जाती हैं, हाई कोर्ट हो गया, ट्रिब्यूनल कोर्ट हो गया, लोअर कोर्ट हो गया, इनके पास पावर्स नहीं है कि उन केसेस के ऊपर सुनवाई करे, ठीक है, उनके पास ये राइट नहीं है और वो तय नहीं कर सकती। और ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब ये है द पावर टू हियर सच डिस्प्यूट्स इन द फर्स्ट इंस्टेंस नॉट बाय वे ऑफ अपील, मतलब ये केसेस ऐसा नहीं है कि भाई अपील करके सुप्रीम कोर्ट में वो केस जाएगा, आप डायरेक्ट जाकर सुप्रीम कोर्ट में, मतलब सुप्रीम कोर्ट उस केस पर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ही सुनवाई करेगी, ये अपील करके नहीं जाएंगी चीजें। मतलब अगर हाई कोर्ट या कि अपील का मतलब ये होता है कि मेरा कोई केस कोर्ट में चल रहा है और मुझे उनके फैसले से मैं एग्री नहीं हूं, तो मैं अपील करूंगा सुप्रीम कोर्ट में। ये तो हो गया अपील वाला सिस्टम कि भाई अपील करके वो केस कहां गया, सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन यहां पर बताया गया ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में कि जो सेंटर और स्टेट के डिस्प्यूट्स होंगे वो पहली सुनवाई में ही डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ही सुने जाएंगे, फर्स्ट इंस्टेंस में वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, ये अपील करने वाला सिस्टम नहीं है। ये होता है एक्सक्लूसिव और ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है विद रिगार्ड टू द एक्सक्लूसिव ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू पॉइंट्स शुड बी नोटेड, मतलब दो और ऐसे पॉइंट्स हैं इन चीजों से रिलेटेड। पहला पॉइंट क्या है, द डिस्प्यूट मस्ट इन्वॉल्व अ क्वेश्चन वेदर ऑफ लॉ और फैक्ट ऑन विच द एग्जिस्टेंस और एक्सटेंट ऑफ लीगल राइट डिपेंड, मतलब यहां पर कहा गया कि जो डिस्प्यूट्स हैं उनमें क्या बात होनी चाहिए, उनमें बात, उन केसेस में बात होनी चाहिए किसकी, कानून की या उसके कोई फैक्ट की, यानी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड या कोई लीगल राइट डिपेंड कर रहा हो, ठीक है, उस तरह के क्वेश्चंस, ठीक है। तो वो चीजें जा सकती हैं कहां, सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन इसमें कौन सी चीज नहीं जा सकती, क्या एक्सक्लूडेड है, द क्वेश्चन ऑफ पॉलिटिकल नेचर, यानी राजनीतिक कोई भी सवाल के रिगार्डिंग आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो, राजनीतिक सवाल के रिगार्डिंग आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो। यहां पर सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट क्रिएट हुआ है, कोई कानून से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट क्रिएट हुआ है, ठीक है, कोई लीगल राइट को लेकर डिस्प्यूट क्रिएट हुआ है और उसमें अगर लगता है सुप्रीम कोर्ट को कि भाई यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन करने की जरूरत है, सपोज मतलब ऐसा है कि भाई मैं हूं, मान लो मैं सुप्रीम कोर्ट का जज हूं, ठीक है, मुझे लगता है कि ये जो केस है, ये जो सुनवाई है, इसमें जरूरत है किसकी, इसमें जरूरत है कॉन्स्टिट्यूशन के हर एक चीज को एक्सप्लेन करने की, तो मैं उस केस पर सुनवाई करूंगा। लेकिन ऐसा नहीं कि राजनीतिक सवाल है और उस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करे। नेक्स्ट आता है एनी सूट ब्रॉट बिफोर द सुप्रीम कोर्ट बाय प्राइवेट सिटीजन अगेंस्ट द सेंटर और स्टेट कैन नॉट बी एंटरटेन्ड अंडर दिस, यानी कि मैंने आपको बताया कोई भी प्राइवेट सिटीजन का अगर कोई डिस्प्यूट क्रिएट हुआ है सेंटर और गवर्नमेंट से रिलेटेड, तो वो केस की सुनवाई नहीं होगी। ये था हमारा ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। अब एक लास्ट पॉइंट रह गया कि भाई 1961 में जो पहला एक ऐसा केस हुआ था जहां पर वेस्ट बंगाल ने सेंट्रल गवर्नमेंट को चैलेंज किया था, किसको लेकर, एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, संवैधानिक वैलिडिटी को, यानी कोल बियरिंग एरियाज एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 1957 के तहत पास किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को डिसमिस कर दिया।
सुनवाई हुई लेकिन उसको उस केस को डिसमिस कर दिया क्योंकि संवैधानिक वैलिडिटी जो थी उसके तहत, उस एक्ट के तहत जो 1957 जो एक्ट था एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट तहत, एक्ट के तहत उस केस को डिसमिस कर दिया था। ठीक है, तो ये एक पहला केस था जब वेस्ट बंगाल के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को चैलेंज किया गया था, यानी कि वेस्ट बंगाल स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो बीच में डिस्प्यूट हुआ था उसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट में ये केस आया था। नेक्स्ट आता है रिट ज्यूरिसडिक्शन। रिट ज्यूरिसडिक्शन में ये जो ज्यूरिसडिक्शन है ये दो कोर्ट्स के पास आता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट के पास जो रिट इशू करने की पावर होती है वो आर्टिकल 226 देता है और सुप्रीम कोर्ट के पास जो रिट इशू करने की पावर होती है वो आर्टिकल 32 देता है। लेकिन रिट ज्यूरिसडिक्शन में सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। ठीक है, अब आप वापस से भूल गए होंगे कि एक्सक्लूसिव और ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है। मैंने आपको बताया कि एक्सक्लूसिव का मतलब है कोई अदर कोर्ट डिसाइड नहीं करेगी या रिजॉल्व नहीं करेगी उस डिस्प्यूट को। ठीक है, लेकिन ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में क्या कहा गया था कि भाई द पावर टू हियर सच डिस्प्यूट इन द फर्स्ट इंस्टेंस, मतलब अपील के द्वारा नहीं, फर्स्ट इंस्टेंस में ही सुप्रीम कोर्ट उस केस की सुनवाई करेगी। तो रिट ज्यूरिसडिक्शन में भी सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, यानी फर्स्ट केस में वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट उस केस पर सुनवाई करेगी, लेकिन एक्सक्लूसिव नहीं है। तो इसमें हाई कोर्ट भी, देखो यहां पर सुप्रीम कोर्ट नहीं यानी कि अदर कोर्ट यानी हाई कोर्ट भी इस केस पर सुनवाई कर सकती है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के पास एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन नहीं है क्योंकि इसमें हाई कोर्ट भी है। हाई कोर्ट को भी पावर दी गई है रिट इशू करने की आर्टिकल 226 के तहत, इसलिए। और अगर आपको रिट के बारे में और ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप इस वीडियो को जरूर चेकआउट करना, आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन क्या है? अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन का मतलब यहां पर यह है कि ऐसे बहुत सारे मैटर्स होते हैं जिनमें जरूरत होती है सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई की। ठीक है, कई बार ये चीजें होती हैं हाई कोर्ट के, इसमें देखो मैं सिंपल सी भाषा में बताऊं, अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन का मतलब ये है कि हाई कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट में कोई भी ऐसा केस चल रहा है और हाई कोर्ट ने अगर कोई भी ऐसा फैसला सुनाया है जिससे आप एग्री नहीं हो तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो, या कोई ऐसा केस जिसमें आपको लगता है कि इस केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी चाहिए तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। मैं सिंपल एक सेंटेंस पढ़ता हूं, आप इसको सेंटेंस को मैं सिर्फ पढ़ रहा हूं। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। एज मेंशन्ड अर्लियर, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, एज मेंशन्ड अर्लियर द सुप्रीम कोर्ट हैज नॉट ओनली सक्सीडेड द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट एक फेडरल कोर्ट है। फेडरल कोर्ट का मतलब होता है टोटली इंडिपेंडेंट कोर्ट, इसकी सुनवाई, इसका ऑर्डर पत्थर की लकीर होगा। बट ऑल्सो रिप्लेस द ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल, मतलब और सुप्रीम कोर्ट ने रिप्लेस भी किया है ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल को, जो कि हाईएस्ट कोर्ट थी अपील करने के लिए। ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल एक हाईएस्ट कोर्ट थी अपील करने के लिए, उसको भी रिप्लेस किया। द सुप्रीम कोर्ट इज प्राइमरली अ कोर्ट ऑफ अपील एंड हियर्स अपील अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द लोअर कोर्ट्स। मतलब यहां पर बस इतनी सी बात कही गई है कि ये जो अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन है इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी नीचे लोअर कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट, ट्रिब्यूनल कोर्ट, इनके फैसलों से अगर आप एग्री नहीं हो और आपको लगता है आपको अपील करना चाहिए तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील करोगे और सुप्रीम कोर्ट उस चीज पर सुनवाई करेगी, और यही है अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। अब कौन कौन से मैटर्स हो सकते हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करती है? पहला मैटर आता है कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, दूसरा मैटर आता है सिविल मैटर, तीसरा आता है क्रिमिनल मैटर और चौथा आता है स्पेशल लीव। ठीक है, ये चार मैटर्स हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करती है। और मैं एक और अगर मैं सेंटेंस में बताऊं आपको, द पावर ऑफ द हायर कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू द डिसीजन और चेंज द रिजल्ट, यानी जो नीचे की जितनी भी कोर्ट हैं उनके डिसीजन को रिव्यू कर सकती है, उनके डिसीजन को चेंज कर सकती है। ठीक है, ऑफ द डिसीजन एंड मेड बाय द लोअर कोर्ट इज कॉल्ड एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन, और इसी को एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन कहा जाता है। एक एक मैटर को हम बहुत आराम से पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में कहा गया है केस इन्वॉल्व्स अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ दैट रिक्वायर्स द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स जितने भी हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में फंडामेंटल राइट्स आ जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग जितने भी आपको राइट्स मिले हुए हैं और उन राइट्स के रिगार्डिंग अगर कोई भी इशू क्रिएट होता है, उन राइट्स के रिगार्डिंग अगर कोई भी ऐसी बात होती है और वो हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट में जाता है, ठीक है, और अगर वो कोर्ट्स कोई भी फैसला सुनाती हैं और अगर आप उस फैसले से एग्री नहीं हो, और अगर कोर्ट को ये भी लगता है, इसमें एक बात कही गई, इस सेंटेंस को ध्यान दो,
केस इन्वॉल्व्स अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ दैट रिक्वायर्स द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें कहा गया है कि हाई कोर्ट को अगर ये लगता है, सपोज कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हाई कोर्ट में चल रहा है, और हाई कोर्ट को अगर ये लगता है कि इस केस में कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन यानी इंटरप्ट करने के लिए चीजों की रिक्वायरमेंट है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन करने की जरूरत है, ठीक है, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन रेज हो रहा है जिसमें जरूरत है कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन करने की, ठीक है, एक सर्टिफिकेट की तरह प्रूव करने की, ठीक है, और या फिर हाई कोर्ट को यह भी लगता है कि इस केस पर मैं चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट भी इस केस को सुने या इस चीज को समझे, और अगर उसको लगता है चीजें एक्सप्लेन करनी है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर, हालांकि हाई कोर्ट ये चीज आपको बोल देगा, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको हाई कोर्ट में अपील करना है या नहीं करना, ठीक है, ये चीज आपके ऊपर डिपेंड करेगी। हाई कोर्ट अपील नहीं करेगी आपकी तरफ से कि आप मैं अपील कर रही हूं सुप्रीम कोर्ट जाओ ये सब, ठीक है, वो ये चीज बोल देगा कि केस इन्वॉल्व्स अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, ठीक है, हाई कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि ये केस में मैं तो फैसला सुना दूंगा लेकिन मैं चाहता हूं कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट भी अपनी नजर डाले, और इसमें क्वेश्चन रेज हो रहा है किसके रिगार्डिंग, कोई कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग, कोई कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए कानून के रिगार्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीजें लिखी हैं उसके रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेश्चन रेज हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाकर अपील कर सकते हो, ठीक है, वहां पर सुप्रीम कोर्ट अच्छे से आपको चीजें प्रूव करके देगा, एकदम सर्टिफाइड करके चीजें देगा और अपना फैसला सुनाएगा। ये होता है अपील इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। ये चीज क्लियर हुई। अब आती है, नेक्स्ट आता है अपील इन सिविल मैटर्स। सिविल मैटर्स में क्या कहा गया है, सिविल मैटर्स में वही चीज रिपीट करी गई है, दैट द केस इन्वॉल्व्स अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस। सिंपल सी बात इसमें भी वही कहेगी कि सिविल मैटर्स से रिलेटेड अगर कोई भी केस आता है हाई कोर्ट में, ठीक है, और अगर उसको ये लगता है कि इसमें सिविल मैटर से रिलेटेड कोई भी ऐसा क्वेश्चन रेज हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में सिविल मैटर्स के रिलेटेड अगर कोई भी बात लिखी है और सिविल मैटर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हाई कोर्ट में चल रहा है, कोई भी केस चल रहा है और क्वेश्चन रेज होता है, और अगर आपको जरूरत है, सिविल मैटर्स कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे प्रॉपर्टी वाले आ जाते हैं, डाइवोर्स वाले आ जाते हैं, ठीक है, ये सिविल मैटर्स होते हैं, ठीक है, तो सिविल मैटर्स के रिलेटेड अगर उसने हाई कोर्ट ने कह दिया केस इन्वॉल्व्स अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकते हो, या फिर अगर आप हाई कोर्ट के द्वारा सुनाए हुए फैसले से एग्री नहीं हो, ठीक है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जाकर अपील कर सकते हो। दूसरी बात कि अगर कोई भी ऐसा केस है जिसमें 20,000 रुपए से रिलेटेड कोई भी चीज है, मतलब दैट द क्वेश्चन नीड्स टू बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनली ओनली दो सिविल केसेस दैट इन्वॉल्व द सम ऑफ ₹20,000, ठीक है, अगर कोई भी केस ऐसा है जिसमें फाइनेंशियली रिलेटेड है कुछ भी, यानी कि लगभग 20,000 रुपए तक का अगर कोई केस है, 20,000 रुपए से रिलेटेड, इस फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी ऐसा केस है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हो, ठीक है, लेकिन जो 30th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1972 है, 1972 में इस चीज को मॉनेटरी जो लिमिट थी, जो फाइनेंशियली लिमिट थी, पहले तो 20,000 रुपए तक की थी, लेकिन इस मॉनेटरी लिमिट को रिमूव कर दिया गया, कौन से एक्ट के तहत, 30th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1972 के तहत इस मॉनेटरी लिमिट को रिमूव कर दिया गया। यह था हमारा सिविल मैटर। अब आता है क्रिमिनल मैटर। क्रिमिनल मैटर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा ध्यान देना कि क्रिमिनल मैटर क्या है। क्रिमिनल मैटर में बहुत ध्यान से सुना, एक पहला सेंटेंस मैं आपको बताता हूं। क्रिमिनल मैटर में सपोज कोई भी सबऑर्डिनेट कोर्ट है, यहां पर देखना, इस सेंटेंस को आप इग्नोर करो, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। कोई भी सबऑर्डिनेट कोर्ट है और मान लो, मैं आपको समझाता हूं कि दो लोग होते हैं, जब भी कोई क्राइम होता है ना, तो दो पार्टीज होती हैं। पहली पार्टी होती है वो जिसने क्राइम किया, दूसरी पार्टी होती है जिसके साथ क्राइम हुआ है, ठीक है, पहली पार्टी जिसके साथ क्राइम हुआ, सपोज आप हो, आपके साथ क्राइम हुआ और मैंने आपके साथ क्राइम किया, ठीक है, तो अब आपके साथ क्राइम हुआ है तो आप कहां जाओगे, ऑब्वियसली कोर्ट में जाओगे अपील करने, आप अपनी शिकायत लिखाने जाओगे, आप चाहोगे कि भाई जिसने क्राइम किया है उसको सजा मिले, यानी कि मुझे सजा मिले, ठीक है, आप कोर्ट गए, आप गए लोअर कोर्ट या कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट, अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए या कोई भी लोअर कोर्ट जितनी भी होती है, वहां अगर आपके आसपास जो भी कोर्ट है वहां पर आपका वो केस गया, ठीक है। अब उस कोर्ट ने क्या किया, उस कोर्ट ने
क्योंकि आपके साथ क्राइम हुआ है, ठीक है, ऑब्वियसली आप परेशान हो बहुत ज्यादा, आप चाहोगे कि मुझे सजा मिले क्योंकि मैंने क्राइम किया। ऑब्वियसली अगर आपने केस किया तो आप चाहते हो ना कि मुझे सजा मिले, और वो केस कहां गया, लोअर कोर्ट में गया, और लोअर कोर्ट वाले ने, जो जज है, वो लोअर कोर्ट का जज है, उसने अपना फैसला सुनाया और उसने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया, बाइज्जत बरी कर दिया। लेकिन ये चीज आपको एकदम मतलब समझ में नहीं आई कि ऐसा क्यों हुआ। तो फिर अब आपने क्या किया, भाई मैं लोअर कोर्ट के फैसले से खुश नहीं हूं, मैं अपील करूंगा हाई कोर्ट में, ठीक है। तो अब हाई कोर्ट ने क्या किया, लोअर कोर्ट के फैसले को खारिज करके उस बंदे को मौत की सजा सुना दी, मतलब एकदम पूरी उसकी सेंटेंस्ड हिम टू डेथ, उस बंदे को, मतलब मुझे। मैं पहले क्या हुआ, लोअर कोर्ट में गया, आपका केस चल रहा था, मैं लोअर कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया, लेकिन आप उस फैसले से खुश नहीं हुए, आपने हाई कोर्ट में अपील किया और हाई कोर्ट ने मुझे मौत की सजा सुना दी, ठीक है। अब मुझे मौत की सजा सुना दी तो अब मैं खुश नहीं हूं कि भाई मुझे मौत की सजा मिल गई, ऑब्वियसली जिंदगी का सवाल है। अब मैं खुश नहीं हूं हाई कोर्ट के फैसले से, तो मैं अपील करूंगा सुप्रीम कोर्ट में कि मैं चाहता हूं कि भाई मुझे मौत की सजा सुना दी, लेकिन देखो हो सकता है मैंने क्राइम किया और मैंने क्राइम नहीं भी किया, आप मुझे गलत तरीके से फंसा रहे हो, तो ऑब्वियसली मेरे साथ चीजें गलत हो सकती हैं, ठीक है। क्राइम किया अगर मुझे सजा मिली तो वो एक अलग बात है, लेकिन मैं चाहूंगा कि मुझे सजा ना मिले, ले तो मैं सुप्रीम कोर्ट में अपील करूंगा। कई बार होता है निर्दोष लोगों को फंसा दिया जाता है, ठीक है, तो मैं कहां अपील करूंगा, सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट इस केस को अपने पास बुला, लेकिन मैंने अपील कर दिया और अब इस केस की सुनवाई कहां होगी, सुप्रीम कोर्ट में होगी। तो आप समझे पहला केस कि अगर लोअर कोर्ट ने कोई भी फैसला सुनाया और किसी आरोपी व्यक्ति को बाइज्जत बरी कर दिया, तो आप खुश नहीं है उस फैसले से, आपने हाई कोर्ट में अपील किया, हाई कोर्ट ने क्या किया, उस फैसले को खारिज करके मुझे फांसी की या मौत की सजा सुना दी। अब मैं खुश नहीं हूं हाई कोर्ट के फैसले से, तो अब मैंने कहां अपील किया, मैंने अपील किया सुप्रीम कोर्ट में। तो ये कहानी होती है कि इस तरह से सुप्रीम कोर्ट तक ये फैसला जाएगा, क्रिमिनल मैटर में रिलेटेड जाएगा, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट आता है, हैज टेकन बिफोर इटसेल्फ एनी केस फ्रॉम एनी सबऑर्डिनेट कोर्ट एंड कन्विक्टेड द एक्यूज्ड पर्सन एंड सेंटेंस हिम टू डेथ। अब यहां पर यह भी कहा गया है कि हाई कोर्ट किसी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट से खुद से उस केस को अपने पास बुला सकती है। अगर कोई ऐसा रिलेटेड कोई भी क्रिमिनल केस सबऑर्डिनेट कोर्ट में चल रहा है, हाई कोर्ट उस केस, अगर उस हाई कोर्ट को लगता है कि उस केस की सुनवाई हमारे पास होनी चाहिए, तो वो सबऑर्डिनेट कोर्ट को लेटर लिखेगा, उस केस को अपने पास बुला लेगा और सुनवाई करेगा, और उस सुनवाई करके और उसको लगता है आरोपी व्यक्ति को मौत की सजा सुनानी चाहिए, तो वो मौत की सजा सुना देगा, ठीक है। और जब वो सुना देगा तो ऑब्वियसली जिसको मौत की सजा सुनाएगी वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि सर्टिफाइड दैट द केस इज अ फिट वन फॉर अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। तीसरा पॉइंट यहां पर ये क्या कहा गया है कि अगर आपको लगता है, मतलब अगर वो केस सबऑर्डिनेट कोर्ट में चल रहा है या हाई कोर्ट में चल रहा है, आपको लगता है कि भाई, या हाई कोर्ट को ऐसा लगता है कि भाई ये जो केस है ये सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने के लायक है, ठीक है, तो आप अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट इस चीज को एक्सेप्ट करेगी, आपकी सुनवाई करेगी। तो यहां पर ये 3 पॉइंट्स हैं कि इस तरह से क्रिमिनल मैटर होते हैं और ये सुनवाई की जाती है। अब नेक्स्ट यहां पर लिखा है, इन द फर्स्ट 2 केसेस एन अपील लाइज टू द सुप्रीम कोर्ट एज अ मैटर ऑफ राइट। ये जो पहले 2 केसेस हैं, ये है मैटर ऑफ राइट। मैटर ऑफ राइट का मतलब मैंने आपको बताया कि भाई मैं खुश नहीं हूं, मेरे को मौत की सजा सुनाइए, भाई मेरी जिंदगी का सवाल है। सपोज मैंने वो क्राइम किया ही नहीं है, फिर भी मुझे हाई कोर्ट ने मौत की सजा सुना दी, तो मैं चाहूंगा कि मेरी केस सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई इसकी करी जाए, ये मेरा राइट है, ये मैटर ऑफ राइट है। या किसी भी मुजरिम व्यक्ति को बाइज्जत बरी कर दिया गया, तो आप इस चीज से खुश नहीं हो, ये आपका राइट है कि आप चाहते हो कि उस आरोपी व्यक्ति को सजा मिले, ये आपका राइट है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो पहले 2 केसेस क्या है, मैटर ऑफ राइट, इसमें कोई भी सर्टिफिकेट की, हाई कोर्ट के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो, ठीक है। बट इफ द हाई कोर्ट हैज रिवर्स द ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन एंड हैज ऑर्डर्ड द एक्विटल ऑफ द एक्यूज्ड, देयर इज नो राइट टू अपील ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब यहां पर यह वाली बात कही गई कि सपोज अगर किसी आरोपी व्यक्ति को, मतलब मान लो मैंने कोई क्राइम नहीं किया, ठीक है, आपने मेरे ऊपर फिर भी केस कर दिया कि मैंने कोई क्राइम किया और आप चाहते हो कि मुझे मौत की सजा मिले, आपने हाई कोर्ट में अपील कर दिया, बट मैंने इन रियलिटी क्राइम नहीं किया है, आपने मुझे फंसाया है, ये तो एक बात हो गई। और अगर मैंने क्राइम किया भी है सपोज, लेकिन हाई कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया, तो आपके पास राइट नहीं है सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का,
ठीक है, यहां पर कहा गया है कि बट इफ द हाई कोर्ट हैज रिवर्स द ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन एंड ऑर्डर एक्विटल एक्यूज देयर इज नो राइट टू अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। अगर किसी मुजरिम व्यक्ति को बाइज्जत बरी कर दिया गया, हाई कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया, मैं लोअर कोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं, हाई कोर्ट ने अगर किसी मुजरिम व्यक्ति को, आरोपी व्यक्ति को अगर बाइज्जत बरी कर दिया तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो पहले दो केसेस में आप समझ गए, और तीसरे केस में मैंने बताया कि आपको अगर लगता है इस केस की सुनवाई होनी चाहिए तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट दो केसेस हैं, ये जो है मैटर ऑफ राइट के हैं। और नेक्स्ट मैंने आपको बात बताई कि अगर हाई कोर्ट ने किसी आरोपी व्यक्ति को बाइज्जत बरी कर दिया, ठीक है, अगर मान लो उस आरोपी व्यक्ति को सबऑर्डिनेट कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई, और अब मान लो मेरा केस सबऑर्डिनेट कोर्ट में चल रहा है और मुझे सबऑर्डिनेट कोर्ट, लोअर कोर्ट ने मौत की सजा सुना दी, लेकिन ऐसा नहीं है, अब मैंने हाई कोर्ट में अपील किया और हाई कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया, तो आप सुप्रीम कोर्ट जाकर, आप जो मतलब जो सामने वाला बंदा है वो सुप्रीम कोर्ट जाकर अपील नहीं कर सकता। ठीक है, ये चीज हो गई क्रिमिनल मैटर की। अब यहां पर एक 1970 की बात करी गई है। इन 1970 में क्या क्या चीजें थी। 1970 में कहा गया है, पार्लियामेंट हैड इनलार्ज्ड द क्रिमिनल एपिलेट jurisdiction of the Supreme Court. Accordingly, an appeal lies to the Supreme Court from the judgment of High Court if the High Court, यानी कि 1970 में पार्लियामेंट ने जो क्रिमिनल एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन था सुप्रीम कोर्ट का, उसको बड़ा किया अकॉर्डिंगली, और जो अपील की जाती है सुप्रीम कोर्ट में और जो जजमेंट सुनाए जाते हैं हाई कोर्ट के द्वारा, अगर हाई कोर्ट, अब यहां पर देखो, अगर हाई कोर्ट, मान लो सबऑर्डिनेट कोर्ट ने किसी को बाइज्जत बरी कर दिया, वही वाली बात, किसी को आजाद कर दिया, लेकिन आपने अपील किया हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट ने क्या किया, उस आरोपी व्यक्ति को उम्र कैद की सजा सुनाई या कम से कम 10 साल की सजा सुनाई, तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो, उस केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। ठीक है, और दूसरी बात कि वो हाई कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, सॉरी हाई कोर्ट है, क्या बोलते हैं, अगर उसको लगता है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट में जो केस चल रहा है, ठीक है, कोई भी क्रिमिनल केस, उसकी सुनवाई हाई कोर्ट में होनी चाहिए। ठीक है, और हाई कोर्ट ने उस आरोपी व्यक्ति को उम्र कैद की या 10 साल की सजा सुनाई, तो आप अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, फर्दर द एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एक्सटेंड टू ऑल सिविल एंड क्रिमिनल केसेस इन विच द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया हैज ज्यूरिसडिक्शन टू हियर द अपील फ्रॉम द हाई कोर्ट बट विच आर नॉट कवर्ड अंडर द सिविल एंड क्रिमिनल एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मेंशन्ड अबव। समझो अब आप, फर्दर द एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एक्सटेंड ऑल द सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। ठीक है, अब जो एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन है जो सुप्रीम कोर्ट का, उसको एक्सटेंड किया गया, किसके लिए, सिविल और क्रिमिनल केसेस के लिए। उसमें फेडरल जो कोर्ट होती है, इन विच द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया हैड ज्यूरिसडिक्शन टू हियर अपील फ्रॉम द हाई कोर्ट बट विच आर नॉट कवर्ड अंडर द सिविल एंड क्रिमिनल एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट मेंशन्ड अबव। मतलब जो फेडरल कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट में चलने वाले सिविल और क्रिमिनल केसेस की सुनवाई नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन फेडरल कोर्ट हाई कोर्ट में जो सिविल और क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं उनकी सुनवाई हाई कोर्ट से वो कर सकता है, फेडरल कोर्ट। ठीक है, तो ये वाली बात कही गई है। नेक्स्ट आता है अपील बाय स्पेशल लीव। स्पेशल लीव में ये कहा गया है, देखो स्पेशल लीव में सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ डिस्क्रिशनरी पावर होती हैं। कुछ डिस्क्रिशनरी पावर जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में आप अपील कर सकते हो। देखो सिर्फ कौन से केसेस आप छोड़कर, जैसे जो मिलिट्री केसेस होते हैं, जो मिलिट्री के द्वारा मिलिट्री कोर्ट में जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि कोर्ट मार्शल हो गया, मिलिट्री ट्रिब्यूनल हो गया। ठीक है, जो मिलिट्री के जो केसेस होते हैं वो तो मिलिट्री वाले अपनी खुद की बनाई कोर्ट में वो चीज़ें सॉर्ट आउट कर लेते हैं, उनकी खुद की एक कोर्ट होती है, उसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ भी इंटरफेयर नहीं करेगी। ठीक है, तो यही स्पेशल लीव होती है। ठीक है, स्पेशल लीव में जैसे हो जाता है, देखो स्पेशल लीव में होता है जो भी नीचे से केसेस जाते हैं सुप्रीम कोर्ट तक, सपोज आप सबऑर्डिनेट कोर्ट से अगर खुश नहीं हो तो हाई कोर्ट में आता है, हाई कोर्ट के फैसले से अगर आप खुश नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट केस जाते हो। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आप पिटीशन दर्ज कर सकते हो। ठीक है, आपको लगता है कि स्पेशल लीव एक राइट है, उसके तहत आप स्पेशल लीव पिटीशन आप सुप्रीम कोर्ट में दर्ज कर सकते हो कि भाई मैं नीचे की जो लोअर कोर्ट्स हैं उनके फैसले से खुश नहीं हूं, लेकिन
ये चीज सुप्रीम कोर्ट को बाउंड नहीं करती है, बाधित नहीं करती है। ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है उस केस की सुनवाई करना चाहती है या नहीं करना चाहती है। लेकिन इसमें मिलिट्री ट्रिब्यूनल और कोर्ट मार्शल, जो मिलिट्री से रिलेटेड केसेस होते हैं, उनकी सुनवाई के लिए आप स्पेशल लीव पिटीशन दर्ज नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये वाली बात कही गई है। जो मिलिट्री से रिलेटेड केसेस हैं उसमें आप स्पेशल लीव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट को दर्ज नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर कोई अदर केसेस हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड आप सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दर्ज कर सकते हो। अब ये डिपेंड करता है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि वो उस केस पर सुनवाई करना चाहती है या नहीं करना चाहती है। ये हो गया अपील बाय स्पेशल लीव। ठीक है, नेक्स्ट आता है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन में यह कहा गया है सिर्फ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइजेज द प्रेसिडेंट टू सीक द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट, देखो, ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ द पब्लिक इंपॉर्टेंस विच इज अराइजिंग इन विच इज लाइकली टू अराइज, कि भाई प्रेसिडेंट को कभी भी जरूरत हो सकती है सुप्रीम कोर्ट के राय की। मतलब यहां पर मैं एक्सप्लेन करता हूं, देखो मैं आपको समझाता हूं। सुप्रीम को कई बार क्या होता है कि कई बार ऐसी चीजें होती हैं जहां पर प्रेसिडेंट को जरूरत होती है सुप्रीम कोर्ट की सलाह की, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो राय मांगता है। ठीक है, अब पहले केस में तो ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि सुप्रीम कोर्ट सलाह देना चाहता है या नहीं देना चाहता। दूसरे केस में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट को सलाह देनी होगी। इसमें दो चीजें कही गई एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन में कि पहला एक राइट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट सलाह देना चाहता है या नहीं देना चाहता, ये डिपेंड करता है मतलब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। लेकिन एक बात में दूसरी बात ये कही गई है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन में कि कई बार क्या होता है प्रेसिडेंट को जरूरत है तो सुप्रीम कोर्ट को सलाह देनी ही होगी, लेकिन वो सलाह प्रेसिडेंट को बाउंड नहीं करेगी। ठीक है, कि वो सलाह सुप्रीम कोर्ट ने जो सलाह दी है उसको माने या ना माने, बाउंड नहीं करेगी, बट सुप्रीम कोर्ट को सलाह देनी होगी। ठीक है, तो ये होती है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। तो यहां पर इस सिंपल सी बात, सिर्फ इतनी सी बात कही कि प्रेसिडेंट को भी जरूरत पड़ती है ऑन एनी डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी एग्री कॉन्वेनेंट एंगेजमेंट सनद और अदर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट्स। तो इसमें जो पहले प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी हो गई, एग्रीमेंट हो गई, एंगेजमेंट हो गई, उन चीज़ों में भी अगर एडवाइस चाहिए प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट से तो सुप्रीम कोर्ट को सलाह देनी होगी। ठीक है, तो ये होता है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। ये कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से सलाह ली है। ठीक है, और वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने सलाह दी है। तो ये 15 कुछ केसेस हैं, आप एक बार देख लेना। बेरुबरी केस यहां पर आ गया, केरला एजुकेशन बिल हो गया। नेक्स्ट आता है अपना कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अब कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड यहां पर सिंपल सी बात ये कही गई है कि सपोज मान लो कोई भी ऐसा केस कभी भी इंडिया में होता है, कई बार ऐसे केसेस होते हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाती है। कई बार आपने मूवीज देखी होंगी कि जैसे कि मैं आपको बताऊं कि मान लो आज कोई ऐसा केस चल रहा है, कोई भी अजीब सा केस, और वैसा ही केस कभी 10 साल पहले हुआ होगा, मतलब इतिहास में। कई बार होता है ना कि कोई जो वकील जो केस लड़ रहा होता है, कई बार उस केस को लड़ते हुए वो कोई पिछले इतिहास के केस को रिपीट करता है और वो जज से कहता है कि ऐसा ही केस एक बार और पहले हुआ था, तब इस जज ने ये फैसला सुनाया था, तो उसी फैसले के तहत आप उसको चेकआउट करो, और अगर आप और उस फैसले के अधिकार पे आप इस चीज का वापस से उस चीज को रिपीट कर सकते हो। मतलब देखो, आप समझ रहे होगे मेरे हिसाब से, मैं आपको बस ये समझाना चाह रहा हूं कि कई बार हमें, मान लो मैं आपको और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूं कि अभी जैसे एक तापसी पन्नू की एक मूवी आई थी, उसमें हार्मोन से रिलेटेड चीजें थी। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, हार्मोन से रिलेटेड चीजें थी, और उसमें क्या था, उसके जो वो लड़की थी, तापसी पन्नू की लड़की थी, लेकिन उसमें हार्मोन्स जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स थे वो बहुत ही ज्यादा थे। ठीक है, तो जब टेस्टोस्टेरोन लेवल ज्यादा होता है तो इंसान में, जो लड़कियों में अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल ज्यादा है तो उसके अंदर जो पावर, जो स्ट्रेंथ होती है वो एज कंपेयर टू ज्यादा होती है लड़कियों से। क्योंकि लड़कों में, देखो, लड़कों में टेस्टोस्टेरोन होता है इसलिए उनमें स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। उसी तरह से अगर लड़कियों में भी टेस्टोस्टेरोन ज्यादा है तो वो लड़के के बराबर तक की उसमें ताकत होती है। तो इस तरह से कई बार जजेस को वियर्ड फैसले लेने पड़ते हैं। तो उसमें जज ने ये कहा था कि भाई टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ने से आप ये नहीं तय कर सकते हो कि भाई ये लड़का या लड़की, ये हार्मोनल चेंजेस इंटरनली हैं, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते।
ठीक है। तो उसी तरह से कई बार जज अपने इस तरह से फैसले सुनाते हैं। अब अगर इसी तरह का केस आने वाले समय में जब भी कभी रिपीट होगा, तब वो जज क्या करेगा, वो जज इस तरह के केस को उठाएगा और उसको देखेगा, पढ़ेगा और समझेगा, और इस फैसले को उस जज को अगर सही लगता है तो वो ये फैसला वापस से सुना सकता है। ठीक है। तो यहां पर लिखा है द जजमेंट प्रोसीडिंग्स एंड एक्ट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर रिकॉर्डेड फॉर परपेचुअल मेमोरी एंड टेस्टिमनी। मतलब कई बार ऐसे फैसले, ऐसे केसेस जो होते हैं, इनको संभाल के रखा जाता है और जरूरत पड़ने पर इन केसेस को उठाकर इनसे चीजें देखी जाती हैं, अपनाई जाती हैं और ली जाती हैं। ठीक है। तो ये चीज एज अ एविडेंट कई बार प्रूफ के तहत पे रखी जाती हैं चीजें। फिर नेक्स्ट आता है इट हैज अ पावर टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट either with simple imprisonment for a term of to 6 months with fine of to rupees 2000 और with both one। ठीक है। यहाँ पर ये कहा गया अगर कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है तो उसको 6 महीने की सजा या 2000 रुपये फाइन भरना पड़ेगा। और इन 1991 में कहा गया तो सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड दैट इट्स पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट नॉट ओनली ऑफ इटसेल्फ बट ऑल्सो ऑफ हाई कोर्ट। मतलब यहाँ पर कहा गया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगर कोई भी करता है तो ये हर किसी कोर्ट के पास ऑर्डर है कि वो उसको पनिश कर सकता है। ठीक है। चाहे वो हाई कोर्ट हो या सबऑर्डिनेट कोर्ट हो या ट्रिब्यूनल कोर्ट हो, और या फिर वो खुद हो, अगर वो खुद भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते हैं तो उनको खुद को भी सजा देंगे, पनिश करेंगे। अगर उस कोर्ट का खुद का भी कोई बंदा कोर्ट के दिए हुए ऑर्डर्स का उल्लंघन करता है तो उसको भी पनिश किया जाएगा। तो ये था कोर्ट का रिकॉर्ड। ठीक है। नेक्स्ट आता है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू में कहा गया है, देखो जुडिशियल रिव्यू जो वर्ड है ना वो मेंशन नहीं, मतलब मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, बट इसकी कोई डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन नहीं है। और जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा कानून अगर बनता है, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी ऐसा कानून बनाया जाता है, पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाता है, और अगर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, उस कानून के ऊपर रिव्यू करेगी, रीचेक करेगी, और अगर उसको लगता है कि ये जो कानून है वो जनता के लिए ठीक है तो वो उसको परमिशन दे देता है कि हाँ ये कानून लागू होना चाहिए। और अगर सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है ये जो कानून है वो जनता के लिए ठीक नहीं है तो उसमें कुछ चीज़ें डिलीट करनी है तो वो डिलीट करता है। उस कानून में अगर वो पूरा कानून ही ठीक नहीं है तो उस पूरे कानून को भी खत्म करता है। ये पावर होती है जुडिशियल रिव्यू की सुप्रीम कोर्ट के पास। नेक्स्ट आता है कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन। कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का वर्ड आपको खुद ही एक्सप्लेन कर रहा होगा। काफ़ी ऐसे केस होते हैं, काफ़ी ऐसे केसेस होते हैं जहां पर ज़रूरत होती है सुप्रीम कोर्ट के इंटरप्रेट करने की। ठीक है। तो ये चीज़ पावर होती है सुप्रीम कोर्ट के पास कि सुप्रीम कोर्ट को अगर किसी केस में लगता है कि उसको इंटरप्रिटेशन करना चाहिए तो वो करता है। उसको अगर कोई भी केस लगता है कि उसको सुनना चाहिए तो वो सुनता भी है। ठीक है। और उसको लगता है उसको ये भी लगता है अगर कि किसी भी कोर्ट के सुनाए हुए फैसला गलत है तो उसके फैसले को भी खत्म कर सकता है और वो चीज़ें अलग कर सकता है। मतलब ठीक है, उसके फैसले को भी खारिज कर सकता है और वो उस केस की सुनवाई कर सकता है, उस केस पर अपना फैसला भी सुना सकता है। ये होता है कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन। अब हम बात करते हैं अदर पावर्स की। अदर पावर्स के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अदर पावर्स में पहला सेंटेंस ये कहता है कि जब भी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव होते हैं और अगर कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट अपना ओरिजिनल एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन सुनाएगी फाइनल अथॉरिटी के लिए। दूसरा यहाँ पर कहा गया है कि जो यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसका कोई या चेयरमैन या कोई भी मेंबर मिसबिहेव करता कंडक्ट पाया जाता है, ठीक है, तो उसको रिमूव करने के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, प्रेसिडेंट को रिकमेंड करेगी। लेकिन प्रेसिडेंट के ऊपर ये डिसीजन बाध्य होगा। ऐसा नहीं है प्रेसिडेंट को अगर उसने रिकमेंड किया कि यूपीएससी के इस मेंबर या इस चेयरमैन को हटाना चाहिए तो उस प्रेसिडेंट को उस बंदे को हटाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट आता है इट हैज द पावर टू रिव्यू टू ओन जजमेंट और ऑर्डर। कई बार क्या होता है सुप्रीम कोर्ट को खुद के सुनाए हुए फैसले पर भी रिव्यू और रीचेक करने की जरूरत होती है। ठीक है, इसमें ये वाली बात कही गई है। कई बार होता है ना कि सुप्रीम कोर्ट किसी को मौत की सजा सुना दे तो अगर वहां पर उसको जरूरत लग रही है अपने सुनाए हुए फैसले को रिव्यू करने की तो वो करेगा और उसको बदलना होगा तो बदलेगा भी। ठीक है, दैट इट इज नॉट बाउंड बाई इट्स प्रीवियस डिसीजन, और उसको बाउंड नहीं होता है अपने प्रीवियस डिसीजन से, वो अपना फैसला बदल भी सकता है। कई बार होता है ना कि कोई व्यक्ति को मौत की सजा सुना देते हैं या फांसी की सजा सुनाते हैं और अगर सुप्रीम कोर्ट को कभी चीज़ें सही, मतलब मान लो कि अगर मुझे फांसी की सजा सुना दी गई, ठीक है, और किसी ने सुप्रीम कोर्ट के आगे मेरे खिलाफ निर्दोषी साबित कर दिया किसी ने मुझे, ठीक है, मतलब फांसी की सजा सुनाने के बाद भी अगर मुझे किसी ने निर्दोष साबित कर दिया सबूत प्रूफ करके सुप्रीम कोर्ट के जज के आगे, तो सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को बदलेगी और मेरी फांसी की सजा कैंसिल की जाएगी। ठीक है, तो ये भी है। नेक्स्ट आता है इट इज ऑथराइज टू विथड्रॉ द केसेस
पेंडिंग बिफोर द हाई कोर्ट्स एंड डिस्पोज देम बाय इटसेल्फ, मतलब सुप्रीम कोर्ट अगर लगता है कि कोई केस उसके पास आना चाहिए, वो विड्रॉ भी कर सकती है हाई कोर्ट से, उन केसेस को ले भी सकती है अपने पास, ट्रांसफर करवा सकती है, और वो ये भी कर सकती है वो किसी एक हाई कोर्ट के केस को दूसरे हाई कोर्ट के पास भी भेज सकती है, ठीक है, ट्रांसफर भी कर सकती है। ये पावर्स होती हैं, स्पेशल पावर्स हैं कुछ, ठीक है। इट्स और नेक्स्ट आता है इट्स लॉ इज बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स इन इंडिया, इसके जो सुनाए हुए लॉ हैं, कानून हैं, फैसले हैं, वो सभी कोर्ट्स के ऊपर बाउंड होते हैं, ये सभी कोर्ट को डील करती है, जो भी नीचे और जितनी भी लोअर कोर्ट्स हैं, ठीक है। ऑल अथॉरिटीज इन द कंट्री शुड एक्ट इन द एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इट हैज द पावर ऑफ जुडिशियल सुपरिटेंडेंस और कंट्रोल ऑल ओवर द कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल फंक्शनिंग इन द एंटायर टेरिटरी ऑफ द कंट्री, ठीक है। और जितनी अदर कोर्ट्स हैं, ट्रिब्यूनल कोर्ट्स, लोअर कोर्ट्स, हाई कोर्ट, ठीक है, उन सबको डील करता है, सेम जैसे कि एक आरबीआई बैंक जो हमारी है वो सारी बैंक्स को डील करती है, उसी तरह सुप्रीम कोर्ट सारी जो नीचे की बैंक है, लोअर जो कोर्ट्स हैं सॉरी, उन सभी के साथ डील करता है। अगर वो कुछ भी ऑर्डर देगा तो सभी कोर्ट्स को मानना पड़ेगा। इसी के साथ हमारा ये आज का सुप्रीम कोर्ट का सारे लेक्चर्स कवर होते हैं, पूरा हर एक टॉपिक हमने कवर अप किया, ठीक है। अब एक और बात कि कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट केसेस जैसे केशवानंद केस, बेरूबरी केस, ठीक है, तो गोलकनाथ वर्सेस ये वाले केसेस कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं, उन केसेस का मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हो कि उन केसेस में क्या बात करी गई है, तो उस वीडियो को जरूर चेकआउट करना। इस तरह का वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा, आप इसमें कुछ इंपॉर्टेंट केसेस के बारे में पढ़ सकते हैं। प्लीज़ अगर आप इंपॉर्टेंट केसेस के बारे में ज़रूर पढ़िएगा, इग्नोर मत करिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो एंड होता है। तब अब एक और बात गाइज कि अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, अगर मैं आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर पा रहा हूँ, तो आप इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अब आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम पे ऐड हो सकते हैं, जहाँ पर मैं आपको नोट्स PDF वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो आप प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट दिखाइए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।